संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। अब आप हैं, आप अपने चेहरे के अलावा अपना आप और क्या समझते हैं? ये कि मैं क्यों, जिसके लिए कि जो जीवन चल रहा है, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? सर नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका भी धन्यवाद। सर जब मैंने आपके बारे में पहली बार सुना था तो एक रुचि मेरे अंदर भी जागी थी कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद मैंने इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि हर आदमी को शायद ये लगता है कि वो परम ज्ञानी है, उसको ऐसा लगता है कि उसने इतना जीवन देख लिया और क्या ही है। अब हर आदमी धरती पे आगे मोह माया के जाल में फंस जाता है। एक दौड़ है जिंदगी की जिसमें हर कोई दौड़ रहा है, ये देख रहा है कि मेरी गाड़ी छोटी है या किसकी गाड़ी बड़ी है, किसका घर छोटा है या किसका घर बड़ा है, किसके पास जमीन ज्यादा है, धन ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। इन्हीं सब चीजों के रेस में आजकल लोग दौड़ रहे हैं। तो जब यहाँ इसके ऊपर भी या इससे अलग भी, या ये सब जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, या हमें जो लगता है कि ये हमारा जीवन है, अगर इस पे कोई सवाल खड़े करता है या ये बोलता है कि शायद ये भी एक चीज हो सकती है जिसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, तो ऐसी चीज जब मैंने सुनी थी तो मेरी रुचि इस चीज में काफी जागी थी। तो सर समय ना खराब करते हुए, आप कौन हैं, क्या करते हैं हमारे दर्शकों के लिए? या देखिए, जो आपका प्रश्न है दुनिया की भागदौड़, ये अकारण नहीं है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। जो इतने लोग या इतनी पॉपुलेशन दुनिया भर की सब भागदौड़ कर रहे हैं, कोई कम कोई अधिक, उसके पीछे कारण है अभावग्रस्तता। अभाव का मेरा आशय है, हम उस चीज को पाना चाहते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है। उसका यानी अंदर की जो रिक्तता है, जो अंदर खालीपन है, उसको हम भरना चाहते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में गलती एक हो रही है कि हम बाहर से भरना चाहते हैं, बाहर से ही इसको भरना चाहते हैं, और बाहर से जो भरपाई है वो एक सीमा तक तो संतुष्टि देती है, लेकिन क्योंकि बाहर जो भी है वो परिवर्तनशील है। आज जो चीज आपके पास है वो हमेशा नहीं रहनी है। मान लीजिए मेरे पास आज बेटा है, कल बेटा नहीं रहेगा, तो जो चीज की भरपाई मेरे बेटे की उपस्थिति से मुझे हो रही थी, जब वो बेटा नहीं रहेगा तो वो उतनी गहरा दुख का कारण बन जाता है। तो बाहर की भागदौड़ एक मकान बनाना जरूरी है। अगर मकान नहीं होगा, सिर के ऊपर छत नहीं होगी, तो फिर हमारे जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं रहता है। तो सभ्यता के लिए, एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए मकान का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की, कपड़े की, चिकित्सा की, सुरक्षा की और शिक्षा की, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि इन व्यवस्थाओं के होने पर हम उस चीज को जानते हैं, जानने में समर्थ हो जाते हैं या सुविधाजनक हो जाते हैं, जिसके लिए कि मैं क्यों, जिसके लिए कि जो जीवन चल रहा है, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या पाना चाहता हूँ। एक्चुअली हर आदमी, हर प्राणी आनंद पाना चाहता है, सतत आनंद, आनंदित रहना चाहता है। कोई भी दुख में, कष्ट में, परेशानी में नहीं रहना चाहता, पल भर भी उससे बाहर आना चाहता है। दूसरी चीज है, कोई भी मिटना नहीं चाहता है, अमिट रहना चाहता है, सदैव रहना चाहता है, सतत रूप से रहना चाहता है। यानी
वर्तमान में ही ठहरना चाहता है, पास्ट कोई नहीं बनना चाहता है। तो दूसरी जो प्यास है वो है अमरता की, और तीसरी प्यास है प्रेम पूर्ण। कोई भी आदमी घृणा के जीवन में जीना नहीं चाहता, क्योंकि घृणास्पद लाइफ ही नर्क है। मेरे जितने अधिक शत्रु हैं, जितना मेरा वातावरण शत्रुतापूर्ण है, उतना ही मेरे लिए नर्क है। जितने मेरे अधिक मित्र है, उतना ही मेरा विस्तार है, उतना ही मेरा जीवन स्वर्ग में है। मुझे जब सब जगह अपनापन दिखाई दे, प्रेम पूर्ण दिखाई दे, सबको अपनापन ही तो प्रेम है। जब हर एक में मुझे अपनापन दिखाई देने लगे तो ये मेरे लिए स्वर्ग हो गया। और चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता, पराधीनता नहीं चाहता कोई भी। तो इन्हीं 4 बिंदुओं की तलाश है, लेकिन हम इन बिंदुओं को बाहर तलाश रहे हैं। बाहर जो तलाश है हमारी, वो एक लिमिट तक पूरी करेगी। ये चीज है स्वयं का भाव। हमारा जो स्वयं है, जो केंद्र है, जो स्रोत है, ये उसके गुण हैं। तो जैसे ही स्वयं में स्थित होते हैं, ये गुण मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति डीएम है। डीएम है, चलिए। तो डीएम की जब वो कुर्सी पर बैठ गया, तो डीएम की जो सुविधाएं हैं वो उसको स्वतः ही मिल जाती हैं। गाड़ी भी, बंगला भी, अधिकार भी, सब मिल गए। लेकिन अगर डीएम नहीं है और हम उन अधिकारों को पाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है। तो जो स्वयं के गुण, कुछ देर के लिए हो सकता है हमारे पास वो अधिकार मिल जाए, वो बंगला मिल जाए, वो गाड़ी मिल जाए, कुछ अधिकार हो जाए कुछ पल के लिए, लेकिन सदैव तो नहीं रहने, क्योंकि हम उस कुर्सी पर नहीं है। लेकिन अगर डीएम बन जाए तो गुण मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, कोई भी स्वयं में स्थित हो जाता है, तो जो स्वभाव है, स्वयं के गुण है, आनंद, अमरता, प्रेम, संतृप्तता और स्वतंत्रता, ये स्वतः ही आपको मिल जाते हैं। ये हवा में नहीं तैरते, ये स्वयं के साथ है, स्वयं के गुण है। तो तलाश तो इन चीजों की है। बाहर आप क्या तलाश रहे हैं? हर कोई व्यक्ति क्या तलाश रहा है बाहर? भाई आनंद की खोज में है, प्रेम की खोज में है, अमृतता की खोज में है, संतृप्तता की खोज में है। यही तो है, इसी चीज की तलाश है। लेकिन ये तलाश एक लिमिट तक बाहर चलती है। बाद में हर व्यक्ति को एंड में यही होता है कि भाई ये कहीं ना कहीं से बाईपास करके जी गए, मेन चीज की चूकना यही हुआ। जब आप कहते हैं स्वयं की तलाश, या तो स्वयं का मतलब क्या है? स्वयं का मतलब ये है, जैसे अभी मेरे हाथ में ये टॉर्च है, ठीक है, इसका फोकस कहीं भी गिरेगा तो वो है, और एक इसका स्रोत है लाइट का, जो इस सेल के अंदर है, इस शक्ति है। तो जैसे हमारा ध्यान का फोकस कहीं भी जाता है, घूमता रहता है, अनंत विचार हैं, सब में घूम रहे हैं, सारे संसार में और विचार में हमारा ध्यान घूम रहा है। लेकिन इस ध्यान का एक स्रोत है, उसको स्वयं कहते हैं। स्वयं कह लीजिए, स्रोत कह लीजिए, उसको शक्ति कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, उसको सनातन सत्ता कह लीजिए, वो स्रोत है। जब ये ध्यान वहां बाहर फोकस से हट करके स्वयं में ही ठहर जाए तो स्रोत में है, तो सदैव गुण मिल जाते हैं। ये प्रैक्टिकली अनुभूति होने की बात है, वैसे सुनने से ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ध्यान बाहर है, माइंड में है, स्मृतियों में है, कल्पनाओं में है। माइंड जरूरी है, माइंड टूल है, जीवन जीने के लिए माइंड सहयोगी है, हमारा टूल है। बिना माइंड के कुछ नहीं होता। कैसे हम गड़ जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या भाषा रहेगी, कुछ नहीं रहता बिना माइंड के। तो माइंड हमारा टूल है, लेकिन मैं माइंड नहीं हूँ, स्रोत, मैं स्रोत हूँ मूल रूप में। हर कोई स्रोत ही है मूल रूप में। तो जब स्रोत बाहर से मुक्त होगा, कोई तरंग नहीं होगी, कोई विचार नहीं होता है उस समय, निस्तरंगता में, तब ये स्वयं की अनुभूति होती है, स्वयं का बोध होता है, और तब जो स्वयं के गुण है वो स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं। आप आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं। केवल झूठी हंसी नहीं आएगी, नेचुरल हंसी आएगी, एक लाफ्टर आपके अंदर से फूटेगा, और उस समय आपका स्वास्थ्य परम स्वस्थ होगा। कोई रोग, किसी तरह का मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होगा। परम संतुष्ट होंगे, जो भी है प्रकृति में उससे आप परम संतुष्ट होंगे, पूर्णतः कंप्लेंट लेसनेस आ जाएगी। कोई आपको अंदर कंप्लेंट नहीं, जो है वो बिल्कुल फिट है, उस अवस्था को पा जाए। तो इस अवस्था की अनुभूति करनी है। तो बाहर का जो तनाव, भाग दौड़ है, भाई वो उसी की तो तलाश है। लेकिन जितनी ये भाग दौड़ बाहर हो रही है, ये इस चीज का लक्षण है कि कहीं ना कहीं स्वभाव की खोज तेजी से हो रही है, लेकिन दिशा गलत है, बस दिशा गलत है। हाँ, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। हाँ। मतलब देखिए, जैसे होता क्या है कि बहुत चीजें इसलिए भी हो जाती हैं कि मतलब परवरिश कैसे हो रही है। अगर ये वाली ऐसी बातें मुझे कोई
बचपन से बोले या ऐसा बोला जाए कि इस पूरे संसार से अलग भी, इस पूरे आपके जो भी सब चीजें आपके चारों तरफ हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी वही जो इसका ऑब्जर्वर है पूरे संसार का, वो इस संसार से अलग है। और उसका देखिए ऐसा है कि उसका और संसार का संबंध क्या है, आप पहले तो ये देख लीजिए। उसका संसार का संबंध ऐसा नहीं है जैसे कुम्हार और कुम्हार के बर्तन होते हैं, भाई कुम्हार अलग है, कुम्हार के बर्तन अलग है। या पेंटर पेंटिंग होती है, पेंटर अलग है, उसकी पेंटिंग अलग है। ऐसा संबंध नहीं है। ये संबंध ऐसा है जैसे डांस और डांसर का होता है। डांस और डांसर को आप अलग नहीं कर सकते। वो डांसर है तो डांस है, डांस है तो वो बिना डांसर के नहीं हो सकता। तो ये जो संसार है इसका और इसका जो रचयिता है वो उसका संबंध ये है, जो डांस और डांसर का वो मौजूद है जस्ट इसके पीछे। लेकिन हमारी दृष्टि केवल डांस को ही देख पा रही है, डांसर को नहीं, क्योंकि डांसर तो मैं ही हूँ। डांसर तो स्रोत ही है। मूल रूप से डांसर, आप अपने केंद्र में जाएं, अपने स्रोत में जाएं तो आप ही तो डांसर हैं। आप अपने आप को तो देख रहे हैं, अपना ही तो डांस देख रहे हैं, दूसरा है ही नहीं है कोई। स्रोत में एक ही है, आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ये कहने से नहीं, ये अनुभूत होने पे जानेंगे आप, तब आप जानेंगे वाह। तो और इस अनुभूति को करने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार में ही इस चीज को अनुभूत करेंगे। जिन्होंने संसार छोड़ दिया वो तो एस्केपिस्ट हैं, बेकार हो गए। वो उनका ना संसार रहा ना वो इस उपलब्धि को कर पाए। संसार में रह करके मैं कभी संसार से बाहर नहीं गया। भाई मैं पढ़ा भी हूँ, जॉब भी करी है गवर्नमेंट की, बच्चे भी हैं, परिवार भी है और अब भी हूँ। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई मुश्किल है कहीं, लेकिन एक संतुलन में रहा जाए। आपको इस चीज की अनुभूति कब हुई थी? ये तो जवानी एज थी, करीब जनवरी 1972। 1972। तो क्या हुआ था, मतलब थोड़ा आप समझाइए कि क्या ऐसे ही एकदम से? नहीं, कुछ एकदम से नहीं, ये ऐसा ही था। बस काफ़ी किशोर अवस्था से ये प्रश्न अंदर आने लगा कि भाई मैं क्या हूँ, ये दुनिया सब कुछ ये क्या है। ये प्रश्न सा घूमने लगा। और जब पढ़ने से या काम से हमें अवकाश मिलता था तो अपने खेतों पर बैठ करके सोचते थे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो एक दिन ऐसा ही था कि खेतों में पुराल का एक ऊंचा ढेर लगा हुआ था, मैं उस पर बैठा हुआ था सुबह के समय। ये जाड़ों के दिन थे, जनवरी का महीना था। तो घर के हमारे जो गार्जियन थे उन्होंने कहा था भाई खेतों पे बैठो, पक्षी जो है वो कुछ हानि पहुंचा रहे हैं मटर के फलियों को। तो वहाँ घेरने के लिए मैं बैठा था। तब ये दिमाग में आया, अरे यार ये पक्षी क्या है, इनकी भी कोई खेती नहीं है, हमारा ये क्या है। इस तरह के प्रश्न थे। और तभी ये घटना अचानक फिर ये घटना घटने के बाद ऐसा हुआ कि एक तरह का लाइफ जो है कुछ समय के लिए अपसेट हो गया। जो चल रहा था सामान्य गतिविधि वो सब उलट पुलट हो गई। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, मैं तो ये खुद गॉड गिफ्ट हुआ। मुझे खुद बोध नहीं था मुझे क्या होने जा रहा है, लेकिन प्रयास था उधर कि ये तो अंदर जिज्ञासा थी कि मैं जानूं ये संसार क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो फिर इसमें प्रताप थ्योरी आपने बहुत समय लेकर आपने बाद में विकसित हुई। ये तो ऐसा था कि मैं लखनऊ में भी हमारे वो हीरालाल पूंजा जी जो कि पापा जी के नाम से विख्यात हुए हैं, उनके बहुत शिष्य हुए हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई इसको रिटन में लिखो। उससे पहले वहाँ श्रीनगर में डॉक्टर गोपी कृष्ण शुक्ला जी से एक बार मिलने गया था, तब उन्होंने कहा था जो आपको अनुभूति इसे शब्दों में व्यक्त करो। जबकि वो जानते थे कि शब्दों में व्यक्त करना इसको बहुत कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव सही है। फिर भी मैंने इसे मानने का प्रयास किया। हालांकि प्रयास है, उस जो वस्तु स्थिति है उसका सटीक वर्णन नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इसका कुछ क्लेरिफिकेशन होता है। ये तो कई साल बाद बन पाई थ्योरी प्रैक्टिकल रूप में, वो थ्योरेटिकल रूप में कई साल बाद ये सिद्धांत बन पाया। अनुभूति कई साल पहले हो गई, कई साल पहले। सर जैसे फीलिंग ऑफ सेपरेशन, हाँ, इंडिविजुअलिटी पे आजकल लोग मैं ऐसे, ये जो मैं वाला जो पूरा वो है ना कि आदमी अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, अपने लिए करता है, अपने लिए ज्यादा करो तो अपने
या परिवार के लिए, बस इससे अलग वो कुछ नहीं सोच पाता। उसका पूरा जीवन इसी मैं में ही निकल जाता है। तो ये जो फीलिंग है कि फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एग्जिस्टेंस के बाकी चारों तरफ जो भी है उससे मैं अलग यूनिट हूं, तो ये मतलब क्या है, क्यों है? ये फीलिंग ऑफ सेपरेशन का कारण एक धोखा है। धोखा ये है कि मैं अपने आप को ये शरीर और माइंड ही समझता हूँ। मैं शरीर से पृथक अपना आप, शरीर से परे अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ। हाँ, ठीक। तो शरीर बीच में आ गया। ठीक है नहीं, मैं स्रोत, मूल रूप से मैं स्रोत हूँ। आप सोर्स हैं। हर कोई सोर्स है। हर प्राणी सोर्स है मूल रूप से। ठीक है। लेकिन वो समझता है वो शरीर है या माइंड है। बस माइंड और बॉडी पे रुका रहता है। तो माइंड और बॉडी तो अलग है, हर एक का माइंड अलग है, हर एक की बॉडी अलग है। ठीक है नहीं। और जब मैं अपने आप को बॉडी और माइंड तक ही समझूंगा तो फिर मैं अलग हो जाता हूँ। तो फिर मेरा केंद्र बॉडी हो जाता है और जो असली केंद्र है उससे मैं विमुख हो जाता हूँ। तो जो केंद्र के गुण हैं वो तो मेरे खो गए, अभाव हो गया उनका। फिर मैं उन्हें बाहर पाना भी चाहता हूँ। तो ये कन्फ्लिक्ट होता, आप भी पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहता हूँ, ये भी पाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये हो गया कि सब अंधे हैं और एक दूसरे को मतलब टकराते हैं फिर टटोलने में। ये होती है स्थिति। बॉडी माइंड ही अपना आप को समझना इसका कारण है। और बॉडी माइंड ही तो आइडेंटिटी है। अब आप हैं, आप अपने चेहरे के अलावा अपना आप को और क्या समझते हैं? अगर कोई मेरी प्रशंसा कर दे तो मैं हंसता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रशंसा थोड़ी हो रही, मेरे चेहरे की हो रही है। अगर कोई मेरी आलोचना करे तो मुझे थोड़ा कष्ट होगा, दुख होगा। मेरी थोड़ी आलोचना हो रही, चेहरे की आलोचना हो रही है। अगर कोई मेरे और किसी जगह पे चोट मारे हल्की सी तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अगर कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मार दे तो ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि मैं अपने आप को चेहरा ही तो समझ रहा हूँ। इसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये आइडेंटिटी एक विचार है और मेरा ये सोचना कि मैं ये चेहरा हूँ, ये आइडेंटिटी हूँ, ये एक धोखा है। और आइडेंटिटी को ही अपना समझना, इसी को ईगो कहा जाता है। इस धोखे को, ये धोखा जितना मजबूत होगा जिस व्यक्ति का, उतना वो ईगोइस्ट होगा, अहंकारी जिसको कहते हैं, ईगोइस्ट होगा। और उतनी ही वो समस्या से ग्रस्त भी होगा, क्योंकि उसके अंदर तनाव रहेगा जो कि मैं यहीं तक हूँ, यही हूँ मैं, तो सब कुछ वो अपने इसी केंद्र के अनुकूल करेगा। ये धोखा है। इससे मुक्त होना चाहिए। और भाई आइडेंटिटी तो यही रहेगी मेरी, काम तो मुझे इसी से चलाना है। लेकिन मुझे पता लग गया कि ये सत्य नहीं है, सत्य ये है। आपको पता चल गया तो शायद आपके लिए अभी जैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो शायद आप अपनी जगह सही समझा रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं कैसे फर्क समझूं इस चीज का? हाँ। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि मैं कैसे जानूं वास्तविकता को? मतलब मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि ये शरीर, ये माइंड से अलग भी मैं कुछ और हूं, मैं सोर्स। अगर मैं है ना, तो मैं सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊं? हाँ, उसके लिए तो फिर सारी ट्रिक सिखाई जाती है। मेडिटेशन यही तो है, आर्ट। मेडिटेशन या ध्यान जिसको कहते हैं, वो अपने आप को जानने की ही कला है। ठीक है। मेडिटेशन या ध्यान जिसको कहते हैं वो अपने आप को जानने की ही कला है। और मोस्टली मोर देन 90% लोग मेडिटेशन नहीं जानते, वो कंसंट्रेशन कराते हैं। मेडिटेशन अलग चीज है, कंसंट्रेशन अलग। कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ आप किसी विचार विशेष पर कंसंट्रेट हैं। आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो किसी विचार विशेष पर कंसंट्रेट हो गया। तो कहते हैं कि इस पर विचार लगाइएगा। ये कंसंट्रेशन, ये एक तरह का मैडनेस है, नहीं करना चाहिए। चेतन ध्यान का स्वभाव है मूवमेंट में होना। मेडिटेशन का अभिप्राय यह है कि आप किसी भी विचार के प्रति तटस्थ रहें। जब आप विचारों के प्रति तटस्थ रहेंगे तो एक अवस्था आ जाएगी निर्विचार, कोई विचार नहीं रहेगा, प्लेट बिल्कुल खाली हो जाएगी, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, यानी कोई भी विचार नहीं होगा, निर्विचार। तब आप स्रोत होंगे। और जैसे ही स्रोत की अनुभूति होगी आपको लगेगा ये टोटल मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे ही अंदर प्रकट हो रहा है। ये अनुभूत होगा आपको। ये कोई कहने की बात नहीं, ये तो प्रैक्टिकली आप जान जाएंगे। प्रैक्टिकली ही जानना है, यही तो इसका उद्देश्य है। तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी, तभी आपको अमरता की अनुभूति होगी। देखिए मतलब ऐसे बहुत सारे लोग अब तो आपको भी मिलते होंगे, जो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो
अगर मान लेते हैं हमारा ये जो वीडियो है, हमारा ये एपिसोड है, इसके माध्यम से जितने भी लोग या इन सवालों के जवाब आपके जरिए से जानना चाहते हैं, या तो उनको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, संपर्क कर ले भाई। अगर आपके अंदर देखिए, सुनिए, आपको प्यास लगी है, चलिए, तो आप कुएं को खोजेंगे, पानी के स्रोत को खोजेंगे ना। खोजेंगे। अगर प्यास नहीं लगी है तो नहीं खोजेंगे। अगर आपको प्यास लगी है और मैं पानी का स्रोत हूं, तो फिर कितनी देर लगती है घटना घटने में? कुछ भी नहीं। फिर तो 5 मिनट भी नहीं लगते इस घटना के घटने में। समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति इसको किसी भयवश या लोभ के वश पाना चाहता है, इस चीज को जानना चाहता है, तब नहीं जान सकता। प्यास होनी जरूरी है आपके अंदर। मतलब जो अगर मुझे इस चीज का डर है तो भी मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा, नहीं, और डर मुझे तो लालच है तो भी नहीं ढूंढूंगा। नहीं पा पाओगे। लेकिन आपके अंदर मौलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अगर ये क्वेश्चन है, भाई मैं क्या हूँ, ये दुनिया है क्या, ये सब कुछ है क्या, चल क्या रहा है, तो फिर आप जान जाएंगे। बहुत ईजी है। फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है मुश्किल, इजीली। हमें ऐसे ही तो लोगों की इस तलाश है। देखिए, एक चीज होती है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जब किसी बात को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले इनोवेटर लोगों को ढूंढा जाता है जो उस चीज में जागरूक हैं। जी। जैसे कि अब मान लीजिए हम गांव में कोई चीज फसल बोना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो उसको बोने में उत्सुक हैं। फिर 1-2 आदमी मिल ही जाएगा हमें, फिर उन्हें करेंगे, फिर उससे लाभ होता है, फिर दूसरे लोग देखा देखी करने लगते हैं। इसको एक डिमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढना है, व्यक्तियों का संपर्क में आने चाहिए जिनके अंदर इस बात को जानने की सहज प्यास है। घूम रहे हैं जो लोग, उन्हें सही आदमी नहीं मिल रहा है, और ऐसे व्यक्ति हमें 1-2 भी मिल गए, भाई उन्हें भी अनुभूति हो जाएगी, फिर वो और को कहेंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है। तो पिछले कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, जब तक मैं जॉब करता रहा, 31 दिसंबर 2014 तक, तब तक तो रेगुलरली नहीं किया इस काम को। मतलब जैसे संपर्क में आ गए कुछ लोग तो बातचीत हो जाती थी, जैसे अभी आपके हमारे बीच हो रही है, ऐसे तो बातचीत होती रहती थी अनेकों ऑफिसर से, अनेकों लोगों से। फिर भी मैं जाता रहता था कहीं कॉलेज में लेक्चर देने या इस तरह से। लेकिन 2014 के बाद मैं फिर यूँ ऋषिकेश में एक केंद्र बना कर के रहते हैं और वहाँ लोग आते हैं। तो ऐसा कुछ है कि आपसे तो प्रताप थ्योरी के बारे में जानने के लिए सबको ऋषिकेश आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अगर उनके पास इतनी सुविधा है ऋषिकेश आ जाए, ठीक है, नहीं तो वो अपना स्थान बताएं, वहाँ आ जाएंगे भाई, जहाँ 4-6 लोग इकट्ठे हो सकते हैं और हमें अपनी बात उनसे तक पहुंचाने का एक अवसर मिल रहा है, तो ये भी सौभाग्य की बात है, इसमें कोई बात नहीं। दोनों तरफ से हो सकती है। उनके पास साधन है, सामर्थ्य है, वो आ जाए, और नहीं है तो फिर मुझे बुला लें, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो एक इंटर कन्वर्सेशन है, सहज सहयोग है। और अभी मुझे पिछले मतलब 8-9 साल, 10 साल के करीब, जी 6-7 व्यक्ति ऐसे मिले जिन्हें हो गया है, जिन्हें हो गया। हाँ, और वो हंसने लगे, तबीयत समझ गए, इस तरह से गए, समझ गए, बस हो गया क्लियर। फिर वो खुद अपने ढंग से बोलने लगे। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति, देखो अभिव्यक्ति देश और काल के हिसाब से हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन जो अनुभूति है वो सबकी एक ही होती है। ये अभिव्यक्ति, अब एक जो व्यक्ति विद्यार्थी साइंस का है वो वैज्ञानिक ढंग से उसकी अभिव्यक्ति करेगा, जो आर्ट का विद्यार्थी रहा या आर्ट का स्टूडेंट रहा वो आर्ट के ढंग से अभिव्यक्त करेगा। कभी आपने ओशो का नाम सुना है? ओशो का नाम भाई बहुत बोले वो, उनकी किताबें लिखी हुई हैं, मुझे ध्यान नहीं है, 650 है, कितनी किताबें हैं छोटी बड़ी, बहुत बोले वो, बहुत पढ़े हैं, क्योंकि वो साहित्य को पढ़े हैं। लेकिन रमन महर्षि भी हुए हैं, वो बहुत ही कम बोले, बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ही सटीक बोले हैं। तो आपको लगता है कि अभी ये स्वयं के बारे में, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि सोर्स के बारे में कितने लोग सही समझा पा रहे हैं? देखो, जिसको अनुभूति होती है वो अपने ढंग से समझाने की कोशिश तो करते हैं, कितना वो समझा पाते हैं वो एक अलग चीज है। समझाने की सभी कोशिश करते हैं। जो कलाकार है वो कला के माध्यम से कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ कविताएं भी लिखते हैं, कुछ जो साइंस के द्वारा वो गणित से, साइंस से भी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल चीज है कि दूसरे को पकड़ में आ जाए ये चीज माइंड से नहीं समझ नहीं, बियॉन्ड माइंड होना है ना ये तो उसकी पकड़ में आ जाए बस।
आपको लगता है कि हर व्यक्ति इसको हासिल कर सकता है? नहीं, हर व्यक्ति के अंदर संभावना है। संभावना है। हाँ, लेकिन ये संभावना कब फलीभूत होगी ये नहीं कहा जा सकता। देखो, हर बीज के अंदर जमने की संभावना है, लेकिन वो कब जमेगा? जब उसका अनुकूल मौसम होगा तब वो जमेगा। देखिए, अब है, अगर हम इस समय धान की फसल बो दें तो शायद जम जाएगी, गेहूं नहीं जमेगा क्योंकि उसका समय नहीं है। तो हर इस तरह से हर व्यक्ति का भी मैं ये समझता हूँ कि एक अनुकूल उसकी परिस्थिति है वो, क्योंकि ये मेरे या आपके हाथ में नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से है। हाँ, हम उसको सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसके खिलने में, उसके उगने में, अंकुरित होने में सहयोग कर सकते हैं। वो कहाँ तक संभव हो ये एक अलग बात है, लेकिन संभावना हर एक की, मनुष्य की हर एक की संभावना है। इसी मामले में शायद कहा गया है कि मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ नेचर, कि मनुष्य की ये संभावना है और किसी पशु पक्षी की शायद ये संभावना नहीं है। मनुष्य में ये संभावना है हर एक में। अब वो कहाँ तक इसे फलीभूत कर पाते हैं वो है। तो अगर मैं हमारी इस पूरी बात का सार निकालने की कोशिश करूं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर इंसान को, हर मनुष्य को, मैं कहूँगा हर जीव को 4 चीजें वो खोज रहा है जीवन जो आपने बताई। एक तो है आनंद, दूसरा है स्वतंत्रता, अमरता, इटर्निटी, हाँ, तीसरा है प्रेम, और चौथा है स्वतंत्रता। ये चारों चीजें जब मिल जाती है तो संतृप्तता आ जाती है, संतृप्तता, फुलफिलमेंट। तो हर आदमी फुलफिल होना चाहता है, लेकिन आज के समय में दिक्कत ये है कि हम बाहर से फुलफिल होने की कोशिश कर रहे हैं। या मैं आपके बात रोक कर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक राबिया एक बहुत बड़ी फिलोसफर हुई है जी, वो पहले टाइम की बात है जी, लगभग हजरत मोहम्मद साहब के 100 साल बाद राबिया, और शायद मेरा ध्यान नहीं है वो ईरान या इराक उधर ही देशों में हुई है। तो एक शाम की बात थी, उसके कुछ लोग सुनने आते थे उसको, तो राबिया ने शाम के समय कहना शुरू कर, अरे मेरी सुई खो गई, सुई ढूंढो। दिन छिपने से कुछ पहले की बात है। तो उसके जो थे अड़ोसी पड़ोसी आगे, बच्चे आगे, कुछ और, वो ढूंढने लगे। काफी देर हो गई, आधा पौन घंटा हो गया। जब फिर अंधेरा होने लगा, किसने झुंझला के पूछा, अरे अम्मा ये बता वो सुई गिरी कहाँ थी, ढूंढ तो रहे, हाथ ही नहीं आ रही। पहले सुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी भाई, सिलाई कढ़ाई सब उसी से होती थी, ये वैसी मशीनें तो थी नहीं। तो उसने कहा कि वो सुई तो झोंपड़ी के अंदर गिरी थी, घर के अंदर। तो घर के अंदर गिरी थी तो बाहर क्यों ढूंढवा रही है? तो राबिया ने कहा वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, जो चीज अंदर खो गई है उसे तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? आनंद का स्रोत अंदर है, प्रेम का स्रोत अंदर है, संतृप्तता का स्रोत अंदर है, स्वतंत्रता का स्रोत अंदर है, तुम बाहर कहाँ खोज रहे हो इसे? ये समझाने का उसका तरीका था। तो हम संसार में जिसको ढूंढ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा संसार छोड़ दो, संसार का अपना एक यूटिलिटी है, संसार में हम खेल रहे हैं, लेकिन ये खेल ही हम इतने खेल में मस्त हो जाते हैं तो हम रियलिटी को भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है। ये खेल ऐसा ही है जैसे कि वो माँ अपने बच्चों को ले जाए साथ में मेले में कि बेटा ले मेरा पल्लू पकड़े रहना, नहीं तो खो जाएगा। लेकिन बच्चा जो है खेल में इतना लीन हो गया, बाजार उसके मेले के तमाशों में माँ का पल्लू ही भूल गया। अब पल्लू भूल गया तो फिर माँ को कहाँ ढूंढे, वो खो गया। फिर यही है, आप अपने स्रोत को भूल गए तो संसार में खो गए, फिर संसार आपको रियल लगने लगा। एक्चुअली संसार जो है ये हमारी प्रतीति है, ये वास्तविकता नहीं है। जो भी चेंजेबल चीज है वो एक तरह से प्रतीति है हमारी, वो रियलिटी नहीं है। ये साइंस भी कहती है इसको फिलॉसफी की भाषा माया कहा जाता है। सर प्रतीति का मतलब समझाइए। प्रतीति का मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा जैसे ये है, ये हाँ। मुझे प्रतीत हो रहा है ये पौधा है, गमला हाँ। है, लेकिन ये है क्या ये मैं नहीं जानता। तो जैसा हमें लग रहा है वो प्रतीति है, लग रहा है इंद्रियों के माध्यम से, जैसा हमें लग रहा है हाँ। वो हमारी प्रतीति है। ठीक है नहीं? तो हाँ, ये संसार जो है हमारी प्रतीति है, लेकिन परसेप्शन बोल सकते हैं। हाँ, परसेप्शन, यस, अंग्रेजी में इसको परसेप्शन कहा जाता है। ठीक है। तो प्रतीति जो है वो सत्य नहीं है। अगर प्रतीति ही सत्य होती तो फिर सत्य की खोज की जरूरत नहीं थी, फिर साइंस का तो उदय ही नहीं होता। फिर तो आंखों से जो देख रहे हैं वही सच है, फिर विज्ञान का तो कोई जन्म नहीं हो सकता था। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हर वो चीज जो हम सामने से देखते हैं ऐसा नहीं है कि वो वैसा ही हो। वैसा ही है, वास्तविकता वो नहीं है।
और वास्तविकता ये भी है कि हर चीज हमें पृथक दिखती है। वास्तविकता ये है कि हर चीज एक ही है, वही प्रतीत हो रही है। जस्ट लाइक पानी की लहरें हैं, अनंत लहरें दिखती हैं बाहर से, पानी एक ही है, पानी ही लहरा रहा है। असलियत में बात यह है कि पानी ही लहरा रहा है, लेकिन चूंकि पानी के साथ हम एक नहीं हैं, लहरों के साथ एक हैं, इसलिए पृथकता की प्रतीति अनुभव होती है, इसलिए अनंतता की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। तो संसार हमारी प्रतीति है, हमारा परसेप्शन है। सर ये ऐसी बात है जो शायद हम एक वीडियो में पूरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक वीडियो और हम करेंगे। 1 करो 2 करो, वो भाई ये तो कोई ऐसा नहीं है, अपनी ही चीज है जी। तो हम ये वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आपने इतनी गहरी बातें जो बोली हैं, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है वो विचार करें इन चीजों पे, और उनमें से अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इन सवालों के जवाब ढूंढने में उत्सुक हैं, जो रुचि रखते हैं, तो वो मैं आपका नंबर नीचे दे दूंगा, वो आपको संपर्क कर सकते हैं। ईमेल से भी और मोबाइल फोन से भी, कैसे भी संपर्क कर सकते हैं जी। भाई यही तो उद्देश्य है जी। देखिए, एक चीज मैं और जोड़ दूं आपकी बात में जी। ये इच्छा नहीं है, ये भी एक सहज जिज्ञासा है। जब वृक्ष पर फल लगते हैं और फल पक जाते हैं तो वो टपकते ही है, वृक्ष उन्हें रोक नहीं सकता। फल टपकते ही टपकते हैं, वृक्ष उन्हें रोक नहीं सकता। ऐसे ही बादल जब वर्षा से भर जाते हैं पानी से, तो फिर वो बरसते ही बरसते हैं, बादल रुक नहीं सकते आकाश में। तो ये चीज ऐसी जिसे उपलब्ध हो जाती है, वो इस आनंद से इतना उत्प्रोत होता है, वो सब बांटता ही बांटता है, और ये बांटने से और बढ़ता है। ये नहीं कि मेरी प्रगति वहीं रुक गई है सन 72 पे, नहीं, और गहरी और गहरी और गहरी होती जा रही है। जितने लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं गहरे, उतनी बात और गहराई में पहुंचती है। इसको रोका नहीं जा सकता, ये सहज है।